बाजार बोलता है। इसमें एफआईज के डेटा से शुरुआत करते हैं। देखिए, एफआईज का डेटा तो अभी खराब ही चल रहा है। ऑन द सेलिंग साइड वो चल रहे हैं और 8,093 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए वो फ्राइडे के सेशन में, और डीआईज ने करीब 10,925 करोड़ रुपए की बाइंग की है। तो एक अच्छा खासा दोनों साइड से इनफ्लो आउटफ्लो चल रहा है। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसीज का हाल, वहाँ पे किस तरह का रुझान देखने के लिए इस समय मिल रहा है। तो ग्लोबल इंडिसीज पर देखें तो डाउ जोन्स तो फ्राइडे के सेशन में फ्लैट टू नेगेटिव ही बंद हुआ। शंघाई फ्लैट है विद अ पॉजिटिव बायस्ड, और हैंसेंग में करीब 0.25% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। निकई में करीब 1.5% की गिरावट है और कोस्पी में करीब 1.25% की गिरावट है। तो आज एशियन मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, खासतौर से जापान और कोरिया। अब आगे बढ़ते हैं, आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट देख लेते हैं। कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसमें ओला इलेक्ट्रिक करीब 8% ऊपर है। कंपनी का अगस्त बिक्री के डेटा आया है जिसमें कि इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, और उसी का एक इम्पैक्ट है। कंपनी सेकंड पोजीशन पर दोबारा आ गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, जिसकी वजह से काउंटर में आज 8% का उछाल है। रेट गेन में करीब 6% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। जायडस वेलनेस में 5.5%, जीएमडीसी जीपीआईएल इन दोनों में ही करीब 5.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। टॉप लूजर्स कौन से काउंटर हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो टॉप लूजर्स में एआईआईएल करीब 5%, कॉफी डे करीब 4.5%, वीटीएल 2.5%, एडवांस एंजाइम्स 2%, जेएसएल करीब 2%। तो ये सभी काउंटर हैं जो कि आज लूजिंग साइड पर हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस समय यही चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए हुए हैं, और वहाँ से जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उन पर बात करते हैं। क्योंकि कल तक के जो अपडेट थे उसमें जो मोदी और शी जिनपिंग की जो मीटिंग हुई है उसमें जो खास बातें निकल कर आई हैं, ये उसमें खास बातें ये हैं कि दोनों देशों के बीच में बातचीत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों देश अक्सर बात करने से भी थोड़ा दूर ही रहे हैं पिछले कई सालों के तनाव की वजह से। और ये भी कहा गया है कि आपस में विश्वास भी करना होगा हम दोनों को, और आपसी बेनिफिट दिलाने पर भी फोकस करेंगे। तो ये थोड़ा सा ब्रिक्स साइड पर जो बातें हुई हैं वो भी एक तरह की कॉमन बातें आ रही हैं कि बेनिफिट हमें एक दूसरे का ध्यान रखना होगा, कॉमन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने पर जोर देना होगा, बॉर्डर पर शांति बनाए रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसी से ट्रेड रिलेशन का इंश्योरेंस भी मिलेगा। मतभेद को लड़ाई में नहीं बदलने देंगे। बॉर्डर पर कोई भी मतभेद होता है, किसी वजह से भी अगर दोनों देशों के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसको लड़ाई में कन्वर्ट नहीं करना है। ये दोनों तरफ के टॉप ऑफिशियल्स के बयान है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम चाइना के निकट जा रहे हैं, लेकिन कितना रिलायबल होगा और कितना लॉन्ग टर्म होगा ये अलग बात है। अमित सर, ये लॉन्ग टर्म कितना होगा और कितना रिलायबल हो सकता है चाइना पर ट्रस्ट करना, और ये फीलिंग उनमें भी है क्योंकि उनकी भी सोशल मीडिया इसी तरह से भरी हुई है। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये रिलायबल रिलेशनशिप नहीं है, मजबूरी की रिलेशनशिप है। आप क्या मानते हैं सर? मेरा भी कुछ रुझान उसी तरफ है विवेक, कि ये एक टैक्टिकल रिलेशनशिप है, टैक्टिकल मूव है और ना कि स्ट्रैटेजिक है। मुझे भी ऐसा लगता है कि अ, अगर हम आने वाले 5 साल या 10 साल की बात करें तो ये उसको नजर में रख के ये रिलेशनशिप की ये जो मूव हमने देखी है, ये उसको नजर में रखते हुए नहीं की गई है। ये मौजूदा जो अभी हालात हैं, जैसा कि जो वर्ल्ड में जो इस टाइम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इस टाइम इंडिया और यूएस के जो हैं वो रिलेशंस वर्सन हुए हैं, और जिस तरीके से जो है वो चाइना अपने आप में एक बहुत जियो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग निकल के आया है पिछले कुछ समय में। सो आई थिंक ये उन सब चीजों को देखते हुए एक टैक्टिकल मूव है। दोनों ही कंट्रीज को अभी एक दूसरे के लिए जो है वो एक दूसरे को का साथ चाहिए उनको, फिलहाल के मौजूदा चैलेंजेस को जो है नेगोशिएट करने में, नेविगेट करने में। और मैं समझता हूँ सही भी है, क्योंकि देखिए जियो पॉलिटिकली जो है सारी मूव्स जो हैं वो स्ट्रैटेजिक नहीं होती हैं। बहुत सारी मूव्स टैक्टिकल भी होती हैं, जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनको नजर में रख के की जाती हैं, रादर देन 5 साल या 10 साल आगे क्या होगा उसको नजर में रखते हुए। मुझे लगता है कि सूनर और लेटर इंडिया और यूएस का दोबारा से जो है वो रिलेशनशिप विल बी बैक ऑन ट्रैक, और कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ही ये टैक्टिकल मूव की गई है।
बिकॉज यूएस भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के बहुत करीब होए। सो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म तो हमारा वहीं पे है, वी हैव टू गेट क्लोजर टू द वेस्ट, वी हैव टू गेट क्लोजर टू यूएस। बट नियर टर्म में इट्स अ गुड टैक्टिकल मूव, एंड आई थिंक वी शुड गो ऑन एंड वी शुड गो अहेड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए फिलहाल। और ये एक टैक्टिकल मूव सर को लग रहा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रैटेजिक मूव। बिल्कुल ठीक है सर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। जीडीपी ग्रोथ के डेटा देखने के लिए मिले, उसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा बाउंस बैक भी आया। 7.8% की ग्रोथ देखने के लिए मिली, जो कि 5 तिमाही के बाद, 5 क्वार्टर के बाद सबसे तेज ग्रोथ थी। अगर हम इसमें देखें तो जीडीपी डेटा को, तो पिछली बार जो पिछले क्वार्टर में आई थी Q1 में, वो 7.4% आई थी। और उससे पहले जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो 6.7% थी। अगर हम देखें तो ये आपके सामने डेटा लिखे हुए हैं। Q3 में 6.2, Q2 में 5.4। लास्ट टाइम जो जीडीपी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिली थी 7.8 या उसके आसपास, वो थी Q4 FY24 में। यानी कि जो पूरा FY25 था उसमें कहीं भी आपको 7.8 या 8% के आसपास की ग्रोथ कहीं नहीं देखने के लिए मिली थी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, मुकेश अंबानी साहब की मैं उस दिन एजीएम सुन रहा था, वो भी इंडिया को ये मान रहे हैं कि 10% की जीडीपी ग्रोथ के साथ इंडिया आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर उतना नहीं तेज ग्रोथ मान रहे हैं, लेकिन ग्रोथ आई है 7.8%। इसमें अमित सर क्या खास रहा, क्या की पॉइंट्स आपने देखे, और ये क्या सही में इतनी भरोसेमंद है कि मार्केट ने जो आज बाउंस बैक दिखाया शायद जीडीपी डेटा से ही दिखाया? और अगर ये सही में इतना अच्छा है तो केवल इतना सा बाउंस ही मिला हमें कि हम हार्डली 80-90 पॉइंट ही निफ्टी में ऊपर है? विवेक, आई थिंक जीडीपी डेटा अच्छा आया है, और ना तो हमें ये मानना चाहिए कि उसमें एवरी पार्ट ऑफ द डेटा इज करेक्ट, या वो बिल्कुल जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है उसको रिफ्लेक्ट करता है, मगर एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है कि ये जीडीपी डेटा जो है वो बिल्कुल ही अनरिलायबल है। सो आई थिंक जो एक्चुअल सिचुएशन है कहीं बीच में बनती है। और रही बात कि उसमें हमें क्या चीज अच्छी लगी है, सो आई थिंक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो जीडीपी ग्रोथ और ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं था विवेक। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि टैक्सेस और सब्सिडीज के वजह से जो है वो जीडीपी ग्रोथ ज्यादा आएगी, मगर जीवीए जो है थोड़ा डिप्रेस्ड आएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। जीडीपी ग्रोथ हमारी 6 क्वार्टर्स की हाईएस्ट थी और जीवीए ग्रोथ 5 क्वार्टर्स की हाईएस्ट थी। और टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट जब आप निकाल देते हैं और आप जीवीए की बात करते हैं तो वो वाला डेटा भी अच्छा आया है। और उसमें जो है आई थिंक ओवरऑल जो है अगर हम देखें एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी अच्छी आई है, और उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी आई है। सो आई थिंक ये कुछ हाइलाइट्स थे डेटा के। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स थे उनके हिसाब से ये वाली जो ग्रोथ है वो थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है विवेक। मगर मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल डेटा जो है अच्छा है, एंड इट इज नॉट एंटायरली अनरिलायबल, इट इज क्वाइट रिलायबल। तो आपको जो है इसको सीरियसली लेना चाहिए। और आज का जो मार्केट मूव है कहीं ना कहीं उसमें जीडीपी डेटा का भी रोल है। ये रोल शायद अभी तक हमें पूरा ये नहीं डिस्काउंट हुआ है, क्योंकि मार्केट फ्राइडे को बहुत ही डिप्रेस सेंटिमेंट में गई थी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके आने वाले कुछ दिनों में ये चीज पूरी फुल्ली डिस्काउंट होएगी। एंड आई थिंक नंबर्स जो हैं वो एक्चुअली काफी अच्छे रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन फॉर द मार्केट्स एंड फॉर द इकोनॉमी। ठीक है। सर हमने इसमें देखा कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 7.7% आई एज़ कम्पेयर टू 7.6%। होटल सेक्टर की ग्रोथ 8.6% देखने के लिए मिली है। 7.6% हमें कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ देखने के लिए मिली। फाइनेंस एंड रियल इस्टेट ग्रोथ करीब 9.5% की देखने के लिए मिली। कोई ऐसा सेक्टर लगता है, क्योंकि सर जीडीपी को अक्सर लैगिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग में ये रिफ्लेक्शन नहीं आया, आपको
कोर सेक्टर डेटा में या आईआईपी डेटा में कहीं पर इस तरह का रिफ्लेक्शन नहीं आया। ये केवल जीडीपी में डेटा में इस तरह का रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला कि ऑन ग्राउंड, मतलब लोग बोल रहे हैं कि ऑन ग्राउंड शायद उतना स्ट्रांग हम नहीं है जिस तरह का जीडीपी डेटा आया। आपको क्या लगता है सर, ये जो 7 और 8%, 9% तक की भी ग्रोथ आई है इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, इनमें से किसी सेक्टर का पीक बना है या आपको लगता है कि अभी पीक की कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये सारे सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड होटल्स एंड ग्रोथ वाला सेक्टर हो गया, या फाइनेंस एंड रियल इस्टेट ग्रोथ वाला सेक्टर हो गया, ये सभी में इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? विवेक, एक तो पहले तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं और जो जीएसटी डेटा आया है, और जो हमारे आईआईपीज आए हैं अप्रैल टू जून क्वार्टर के, ये डेटा जो है वो कहीं ना कहीं उन सभी से डाइवर्ज किया है। तो इसी वजह से जो है, मैं ये बात रीइटरेट करना चाहूंगा कि वी नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मगर वी शुड नॉट डिस्कार्ड इट ऑल टुगेदर। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये डेटा जो है उसको बिल्कुल प्रिसाइजली मानने के जगह हमें ये मानना चाहिए कि डायरेक्शनली थिंग्स हैव मूव्ड इन द राइट प्लेस, दे हैव मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। मगर वो एग्जैक्टली वहां पे हैं जहां पे ये जीडीपी डेटा सजेस्ट कर रहा है। इसके बारे में जो है वी कैन हैव अ डिस्कशन, वी कैन हैव अ डिबेट। तो दो राय हो सकती हैं उसके ऊपर। सो इसलिए हमें जो है उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, बट डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मुझे लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन वाला जो एस्पेक्ट है, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंस, मुझे वहां पर जो है थोड़े से हेडविंड्स नजर आ रहे हैं। बिकॉज रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में इस टाइम थोड़ी ओवर बिल्डअप जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, और रियल एस्टेट मार्केट धीरे धीरे करके अब थोड़ी सी प्लेटो कर गई है, थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं, डिमांड उस तरीके से नहीं आ रही है जो कि आज से कुछ महीने पहले तक आ रही थी। तो आपको ये मानना चाहिए कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स जो हैं वो थोड़े थोड़े पीक आउट कर गए हैं, और आपको जो है वो आने वाले समय में थोड़ी सी टेपरिंग, पीटरिंग ऑफ द ग्रोथ आपको दिखेगी। बट ब्रॉडली स्पीकिंग आई थिंक ये जो है अच्छा डेटा है, एंड इट पॉइंट्स टू सम ग्रीन शूट्स, थिंग्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई थिंक वी शुड वेलकम द डेटा। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। इन्हीं में जो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है सर वो है एग्री ग्रोथ का, लेकिन वो ग्रोथ जुड़ी हुई है बारिश से, मॉनसून से, और इस बार मॉनसून है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार आईएमडी की भी एक प्रेडिक्शन आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सितंबर में भी खूब बारिश होगी, और आईएमडी के अनुसार जितना एवरेज आता है सितंबर में बारिश का, उससे 109% बारिश होगी, यानी कि एवरेज से करीब 9% ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है इस महीने। अगर हम देखें, उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में भारी बारिश का असर देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड के तो कुछ हिस्सों में बाढ़ की भी आशंका है, ऑलरेडी हम वहाँ पर काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में महानदी जो है उसकी वजह से भी कुछ इलाकों में बाढ़ आ सकती है। उत्तर पूर्व दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में औसत से कम बारिश होगी, ये भी उनका एस्टीमेट है। और अभी तक हमने देखा है कि जो उत्तर पूर्व है उस साइड पर थोड़ी सी बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उतना स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन उत्तर पश्चिम में भारत में अगस्त में साल 2001 के बाद सबसे ज़्यादा बारिश इस साल देखने के लिए मिली है। अगर हम पूरे औसत से ज़्यादा बारिश पूरे जून से अगस्त तक देखें, अभी तक का जो पिछले 3 महीने का लेखा जोखा रहा है, तो भारत में करीब 6% बारिश ओवरऑल पूरे इंडिया में ज़्यादा रही है। सरप्लस बारिश, जिसको हम कह सकते हैं कि औसत से 6% ज़्यादा बारिश रही है। 743.1 mm बारिश हुई है। उसके बाद हम देखें कि उत्तर पश्चिम में करीब 27% ज़्यादा बारिश हुई है, जो कि 614.2 mm बारिश है। दक्षिण भारत में भी 607.7 mm बारिश हुई है। 9.3% ज़्यादा एवरेज से बारिश देखने के लिए मिली है। सर, ये मॉनसून आया तो अच्छा है, लेकिन अब थोड़ा सा शायद लोगों को उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये परेशान भी करने लगा है।
आपको क्या लगता है सर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो कि हमने अप्रैल जून में देखी, क्या ये जुलाई सितंबर में ऐसी ही रहेगी या ये फसल को नुकसान देने वाली बारिश बन चुकी है? आप विवेक, मुझे लगता है कि ओवरऑल बारिश अच्छी हुई है, ओवरऑल मॉनसून सीजन अच्छा गया है, मगर डेफिनेटली कुछ एरियाज में जो है वो एक्सेसिव बारिश हुई है। और अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, उत्तर पश्चिम की, तो वहां पे आई थिंक नुकसान हुआ है। पंजाब में वो नुकसान हुआ है, कई पार्ट्स ऑफ यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा एंड जम्मू। आई थिंक यहाँ पे जो है वो बारिश के वजह से फसलों का नुकसान भी हुआ है विवेक। सो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओवरऑल सिचुएशन आइडियल है, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ एरियाज में नुकसान हुआ है, मगर बाकी बहुत सारे एरियाज में हम बहुत अच्छा आउटपुट देखने वाले हैं। खरीफ सीजन का जो है बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। सो ओवरऑल जो है वो आउटपुट अच्छा होएगा, मगर कुछ एरियाज में नुकसान हुआ है, फार्मर्स को नुकसान हुआ है, क्रॉप का भी नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोगों के जो हैं वो उनके घर जो हैं वो बह गए हैं या डिस्ट्रॉय हुए हैं। गांव के गांव जो हैं वो बहुत सारे प्रैक्टिकली जो हैं वो वाइप आउट हो गए। सो दैट वे इट इज वेरी वेरी पेनफुल। मगर ओवरऑल अगर मैं आउटपुट की बात करूं, क्रॉप आउटपुट की, तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। एंड रीजनल वाइज, ऑफ कोर्स रीजन वाइज काफी डिस्पैरिटी देखने को मिलेंगी कि नॉर्थ वेस्ट में आपको जो है वो थोड़ा ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि थोड़ा सा नुकसान होएगा, मगर बाकी एरियाज में जो है कंट्री के, मोर और लेस इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड क्रॉप। ठीक है सर। सर इसमें एक चीज़ है कि जो एग्री से जुड़े हुए काउंटर हैं उन पर क्या करें? फॉर एग्जांपल अगर हम इरिगेशन से जुड़े हुए शेयर देखें लाइक JISL, शक्ति पंप, या हम चाय काउंटर देखें कि जयश्री टी, मैक्लॉयड डसल या टाटा कंज्यूमर, या चावल से जुड़े हुए देखें LT फूड्स, KRBL, या फर्टिलाइज़र से जुड़े हुए सेक्टर देखें, शेयर देखें NFL, चंबल फर्टिलाइज़र, इन सभी में क्या क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? कौन सा अच्छा है, किसको फसल में फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान मिलेगा, कौन से शेयर्स में फ़ायदा मिल सकता है, किस पर्टिकुलर सेक्टर के? आई थिंक विवेक, हमें ब्रॉडली जो है वो जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, हमें उसमें से देखना होगा कि हर एक का जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा देखना होगा। वो कितना साउथ पे रिलाई करते हैं, कितना वेस्ट पे, कितना नॉर्थ वेस्ट पे, कितना ईस्ट पे, कितना नॉर्थ ईस्ट पे, और उसके हिसाब से हमें अपनी जो है वो राय कायम करनी पड़ेगी। जो भी नॉर्थ वेस्ट पे ज्यादा रिलाई करते हैं उनको डेफिनेटली जो है वो उनके लिए ये कोई बहुत अच्छा सीजन नहीं जा रहा है। मगर जो दूसरे कंट्री के पार्ट्स पे रिलाई करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सीजन जा रहा है। सो आई थिंक हमें थोड़ा ज्योग्राफिकली जो है वो उसको डिवाइड करना होगा। और जिस कंपनी की सेल लेट से नॉर्थ वेस्ट से जो है वो 10-15% ही आती है, मगर बाकी सेल जो है वो दूसरे कंट्री के पार्ट से आती है, आई थिंक उस तरीके के स्टॉक्स को जो है वो प्रेफर करना होगा, बजाय उनके जिनकी की मोर देन 25% जो है वो नॉर्थ वेस्ट से आ रही है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट क्लियरली जो है वो वहां पे जो है इम्पैक्ट हो रहा है, और उसका इम्पैक्ट अभी और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी पानी बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड है बहुत जगहों पे, और अभी भी नुकसान हो रहा है। सो आई थिंक वील हैव टू लुक एट दी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है सर। अगली GDP ने जो काम कर दिया, जो मॉनसून ने करना था, वो ऑलमोस्ट मॉनसून कर भी रहा है और कर चुका है। और जो GDP ने करना था फिलहाल इस क्वार्टर में कर दिया है। अब अगली निगाहें बन रही हैं लोगों की GST पर, कि जो GST काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है 3 से 4 सितंबर को, और उसमें सीमेंट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल ये ऑलरेडी फोकस में हैं। क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट्स हुई थी कि GST काउंसिल की जब भी बैठक होगी तो ये प्रपोज किया जा रहा है कि इन पर GST घटाई जाए, इनको नए स्लैब में डाला जाए 18% के, और 28% के स्लैब को ही ख़त्म कर दिया जाए। जो सिन गुड्स हैं उनको 40% के एक अलग स्लैब में डाल दिया जाए। सर कैसे देख रहे हैं, अगर आपको इन तीनों में से किसी को चुनना हो, ऑटो, सीमेंट और कंज्यूमर ड्यूरेबल में, तो कोई आपको लगता है कि चुनने लायक है?
आई थिंक विवेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल में मुझे अभी भी मुझे लगता है कि चुनने लायक है। क्योंकि हम्म। देखिए सीमेंट जो है वो ऑलरेडी हम्म। मुझे थोड़ा सा अंडर द वेदर लगता है। जैसा मैंने हम्म। कहा कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन थोड़े से जो हैं वो प्लेटविंग आउट ऑलरेडी हो रही है। और हम्म। गवर्नमेंट का भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इस साल ओवरऑल अब बहुत अच्छा नहीं जाने वाला। उन्होंने अप्रैल टू जून में बहुत गवर्नमेंट ने अच्छा जो है वो स्पेंड किया है, फिस्कली उन्होंने जो है वो लूजन किया है। हम्म। हम्म। मगर अब ये जीएसटी के जो रिलीफ जो आने वाले हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट को काफी बड़ा जो है रेवेन्यू लॉस होने वाला है 1 लाख करोड़ का, तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड थोड़ा कम रहेगा। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग थोड़ी अंडर द वेदर हो सकती है, थोड़ी नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो सकती है। तो हम्म। रही बात ऑटो की, तो ऑटो में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है वो अप्रिशिएट कर गए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। सो कहीं ना हम्म। कहीं उस स्पेस में जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा इजीली मिल जाएंगी। ऑटो में भी कुछ एक पॉकेट्स मिल सकते हैं जहां पे बहुत बड़ा राइज नहीं हुआ है। बट ब्रॉडली हम्म। आई थिंक फॉर मी इट इज गोइंग टू बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स रादर देन कंस्ट्रक्शन और ऑटोज। ठीक है सर। तो यहाँ पर ये सेक्टर हैं। सर कोई काउंटर्स के नाम अगर आप बता सकें कि ये एक पर्टिकुलर काउंटर्स हैं जो कि ज़्यादा बेहतर रहेंगे। विवेक, वैसे तो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग नेम्स ऑफ टू मेनी काउंटर्स, मगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई फील कि वोल्टास जैसा एक काउंटर है विच हैज परफॉर्म्ड वेरी पुअरली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, और इस साल समर सीजन भी उनका जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वोल्टास कुड बी अ गुड वैल्यू बाय। और अगर मैं ऑटोज की बात करूं तो मुझे लगता है कि मे बी बजाज ऑटो कैन बी अ गुड वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट। सो आई थिंक हमें जो है वो रादर देन चूजिंग एन एंटायर सेक्टर, हमें ये देखना होगा कि हम कौन से सेक्टर्स और सब सेक्टर्स को प्रेफर कर रहे हैं, और फिर उनमें से जो काउंटर्स हमें बेटर वैल्यू बाय लग रहे हैं, आई थिंक वी शुड गो अहेड विद दोज। ठीक है सर। एक काउंटर जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जितनी उम्मीदें थी, जितना एक शोरगुल था एजीएम से पहले, उतना कुछ हुआ नहीं। काउंटर पर तो एटलीस्ट नहीं हुआ। जबकि जो मार्केट सुनना चाहता था कि उनके जीए प्लेटफॉर्म के आईपीओ की कुछ टाइम लाइन मिल जाए, वो मिल भी चुकी है। और एजीएम के बाद ब्रोकरेज हाउसेस कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर बेयरिश हो, सभी ज़्यादातर बुलिश भी हैं। लेकिन बावजूद उसके देखिए, जेपी मॉर्गन का मैं बताता हूँ। जेपी मॉर्गन ने भी इनको यही बोला है, 1695 रुपये का टारगेट दिया उन्होंने। ओवर रेट की रेटिंग दी हुई है। और अगर जेफरीज की बात करूँ तो उन्होंने भी टारगेट अपना बाय रेटिंग ही रखा हुआ है, टारगेट प्राइस अनचेंज रखा है, 1670 रुपये का रखा हुआ है। सीएलएसए ने ओवर वेट रेटिंग दी हुई है 1650, कोटेक ने एड रेटिंग दी हुई है 1555, बैंक ऑफ अमेरिका ने बाय रेटिंग दी हुई है 1660, नुवामा 1630, एचएसबीसी 1733। तो सर ऑन द हायर साइड टारगेट है 1733 का फ्रॉम एचएसबीसी, और ऑन द लोअर साइड जो कि मुझे इस पूरे ब्रोकरेज कॉल्स में दिख रहा है वो 1555 रुपये का टारगेट दिख रहा है रिलायंस पर, जो कि ब्रोकरेज हाउसेज ने दिया है और बाय रेटिंग ज़्यादातर ने दी है। सर उसके बावजूद, इन सब के बावजूद शेयर नहीं चला। कोई खास वजह जिसकी वजह से शेयर सुस्त है? मुझे लगता है कि कुछ लोग रिलायंस रिटेल के बारे में भी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद जियो के अलावा रिलायंस रिटेल के भी इवेंचुअल डीमर्जर एंड आईपीओ के बारे में जो है वो कुछ खबर आएगी, जो कि नहीं आई। तो आई थिंक कुछ डिसअपॉइंटमेंट वहां पे हुई है। और बाकी जो है वो रिफाइनिंग मार्जिन इस टाइम बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं ग्लोबली और पर्टिकुलरली एशिया में। एंड प्लस रशियन क्रूड पे भी लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे करके यूएस और इंडिया का कुछ
जो है वो हम एक कॉमन पेज पे आएंगे, और हमें इंडिया को शायद जो है वो धीरे धीरे करके अपना रशियन क्रूड का जो हम बाइंग कर रहे हैं वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। सो हम्म। आई थिंक कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स जो हैं वो वे कर रहे हैं स्टॉक पे। हम्म। स्टॉक हैज बीन रादर एन अंडर परफॉर्मर इन द मार्केट। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो ये स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि मोर और लेस जो है ये स्टॉक अभी आपको साइडवेज दिखेगा, क्योंकि कोई ऐसे बहुत ज्यादा ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं विवेक, जो हम्म। उनको जियो के जो हैं वो जो प्राइसेस थोड़े बढ़ाने थे वो उन्होंने वहां बढ़ा लिए हैं। जियो प्लेटफॉर्म के इवेंचुअल आईपीओ की भी बात हो गई है। हम्म। कुछ हेडविंड्स भी हैं, कुछ टेलविंड्स भी हैं, मगर हम्म। लार्जली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक जो है वो थोड़ा साइडवेज रहेगा। एंड 1420-25 के ऊपर जाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है विवेक। हम्म। सो आई थिंक we may have to look for better opportunities elsewhere in the market rather than Reliance Industries. ठीक है सर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर आपको एक व्यू मिल गया है कि क्यों नहीं चल पाया। तो रिटेल का कोई बड़ा अनाउंसमेंट जो शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं मिला, और भले ही रिटेल का नहीं मिला, दूसरा एक जो प्रॉब्लम है वो है थोड़ा सा इनके जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स को लेकर जो सर ने हाईलाइट किया है, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, चल नहीं रहा है, ऊपर नहीं आ पा रहा है। इतनी खबरें आ रही हैं उसके बाद भी नहीं आ पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रचित जी जुड़ चुके हैं, हेड हैं BNK कैपिटल के। रचित जी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग आपको भी, और मेरे को पैनलिस्ट को भी, और सभी दर्शकों को। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू रचित जी। अमित सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे लेता हूं। सर, अभी आप ओवरवेट किस पर हैं और अंडरवेट किस पर हैं? ओवरऑल हम इक्विटी मार्केट पे इस टाइम अंडरवेट ही चल रहे हैं पिछले कुछ काफी समय से, और हम अभी भी ओवरऑल अंडरवेट हैं। बाकी हमने कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज देखनी शुरू कर दी हैं। फॉर एग्जांपल गैस मार्केटिंग जो स्टॉक्स हैं हमारे, वहां पे हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। और कुछ हमें जो है अपॉर्चुनिटीज हम डिफेंस में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। सो बाय एंड लार्ज हमारा क्राइटेरिया वही रहेगा विवेक कि जो है हमें सेक्टर भी पसंद आना चाहिए, हमें स्टॉक भी अच्छा लगना चाहिए, और उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिच नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको हम ओवरऑल हम एज कंपनीज उनको बहुत लाइक कर रहे हैं, उनकी ट्रैजेक्टरी को लाइक कर रहे हैं, मगर वहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो हमें बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं लग रही है, तो इसलिए हमें कोई वहाँ पे वैल्यू अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। सो ब्रॉडली कीपिंग ऑल दीज इन माइंड, हमने कुछ कुछ जो है वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी शुरू कर दी हैं, बट वी आर अंडर वेट। एंड अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ बिगर फॉल, मुझे नहीं लगता कि हम इस मार्केट पे ओवरवेट जाने वाले हैं। मगर हाँ, सेलेक्टिवली जो है कुछ कुछ हमने अपॉर्चुनिटीज देख के वी आर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है सर। अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू सर। रचित भाई, ये बताएं, मार्केट में जीडीपी डेटा देखने के बाद क्या लगा था कि आज कहाँ खुलेगा, और कहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन पर खुला या कुछ ऊपर नीचे हो गया? सर एक्सपेक्टेशंस पे तो बिल्कुल भी नहीं खुला, वेरी अच्छा। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं। और जीडीपी डेटा हो गया, जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया वो हो गया, हम्म। जो जापान में डील हुई वो हो गया, सब कुछ हो हम्म। गया, मगर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। और हम्म। ये मतलब एक्चुअल में मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग मूवमेंट करता हुआ दिखा है। तो अभी मैं जब तक ये 24,600 के ऊपर मेंटेन नहीं करता, जो मेरे अंदर का बुल है वो बेचारा चुपचाप बैठा बैठा देखे जा रहा है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। और हम्म। सर मैं मेन कल्प्रिट अभी जो मान रहा हूं मार्केट में, जिसको हम पिछले हफ्ते भी मान रहे थे, बैंक निफ्टी। आप देखें जिस तरीके से करेक्ट करी है बैंक निफ्टी अभी, अगर आपको कहीं भी 53,500
या एक एक्सट्रीम सपोर्ट 5350, वहां पे सपोर्ट लेकर अगर बाउंस बैक नहीं लेती हुई दिखती है, तब तक मार्केट में कोई एक पॉजिटिव साइड का मूवमेंट आना मुश्किल लग रहा है। पिछले हफ्ते भी हमने कॉशियस अप्रोच ही बोली थी, और आप देखिए ओवरऑल जो मार्केट को ड्रैग किया उसमें बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा हाथ था। अभी भी कहीं से परफॉर्मेंस नहीं आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में, और यही एक कारण है जिस मैं समझता हूं जिसके कारण से बाकी सारी चीजें सपोर्ट करते हुए भी मार्केट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है जिस तरीके से मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए।